हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचएससी हुआ करता था ये उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन। अब ये नया आयोग बन गया है मार्च 2024 से। यही आपका एग्जाम करवाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर का, और एग्जाम जल्दी ही होने वाला है। आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए अगर अभी भी नहीं की है तो, अदरवाइज फिर आपकी चॉइस है। प्रैक्टिस टेस्ट, नोट्स, टेस्ट सीरीज के लिए वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके एग्जाम में जनरल स्टडीज के 30 क्वेश्चन आते हैं और सभी टेस्ट में आपको 30 क्वेश्चन ही मिलते हैं। टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आपके सब्जेक्ट के लिए भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। study247.in वेबसाइट है, विजिट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में भी लिंक मिल जाएगा। सभी टॉपिक्स, यूनिट्स कवर किए जाते हैं टेस्ट में। रिवीजन टेस्ट भी करवाए जाते हैं। रेगुलरिटी बनी रहती है इसमें। कंप्लीट नोट्स मिल जाते हैं आपके। लेट्स बिगिन। निम्नलिखित में से किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 अभी रिसेंटली किसे दिया गया है? ये अभी रिसेंटली 8 अक्टूबर 2024 को मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये कौन सा दादा साहब फाल्के अवार्ड? ये अभी रिसेंटली नेशनल फिल्म अवार्ड्स हुए हैं 17th ये नेशनल फिल्म अवार्ड हुए हैं, और इस पे प्रेसिडेंट मुर्मू ने इन्हें मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 के लिए दिया गया है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? देखिए 1913 में पहली बार कोई फुल लेंथ पिक्चर बनी थी। पूर्ण लंबाई वाली जो फीचर फिल्म है वो बनाई गई थी, राजा हरिश्चंद्र, और इसीलिए दादा साहब फाल्के उनकी याद में दिया जाता है, जो 1969 में पहली बार इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की। बुग्याल क्या है? बुग्याल ये अभी चर्चा में है रिसेंटली। आपके ज्योग्राफी का क्वेश्चन समझ सकते हैं या फिर करंट अफेयर्स की वजह से भी अभी रिसेंटली चर्चा में, क्योंकि एक रिपोर्ट आई है अभी इन पे, और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये अभी इन खतरा है इनको। ये जो बुग्याल है, इनको बुग्याल ये उत्तराखंड क्षेत्र में पाए जाते हैं और हिमालय रीजन में पाए जाने वाली एक स्पेशल किस्म की ये वनस्पति है। बुग्याल को प्रकृति का अपना बगीचा भी कहा जाता है। प्रकृति का अपना खुद का बगीचा भी कहा जाता है। और ये कहाँ पे है? उत्तराखंड का जो गढ़वाल रीजन है, गढ़वाल हिमालय रीजन है, उसमें है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है आपसे टिम्बर का। टिम्बर रेखा का क्वेश्चन पूछा जाता है, टिम्बर लाइन। ये क्या, टिम्बर रेखा क्या होती है? जो पेड़ हैं यहाँ पे, ये एक रो में होते हैं, एक पंक्ति वाइज पेड़ होते हैं, ट्री, और इन्हीं को टिम्बर लाइन कहा जाता है। ये यहीं पे है जो गढ़वाल हिमालय रीजन है वहां पे। और जहां पे ये टिम्बर रेखा खत्म हो जाती है, जहां टिम्बर रेखा समाप्त हो जाती है, इस टिम्बर रेखा के समाप्त होने के बाद आगे वहां से मखमली घास के मैदान आरंभ होते हैं। हरे और मखमली टाइप के जो घास के मैदान है वो शुरू होते हैं, और जो ये हरे मखमली घास के मैदान है इन्हीं को ही बुग्याल कहा जाता है। और अभी जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग ये कम होते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं। नेचुरल माने, ह्यूमन माने, किसी भी तरीके से बहुत सारे रीजन्स हैं, चाहे वो अर्थक्वेक हो, भूस्खलन हो, कई सारी चीजें हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये अभी चर्चा में है। ए इसका करेक्ट आंसर है। आप इसको वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बहुत सारे लोगों ने आप में से, तो ये रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट बनाए रखिए। भारत के 12वें राष्ट्रपति कौन थे? 12वें राष्ट्रपति कौन थे भारत के? देखिए पहले इस तरीके के क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में नहीं आते थे। सिलेबस में है हमारे, लेकिन पूछे नहीं जाते थे। लेकिन मैं जब देख रहा था कई स्टेट में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है, उसमें जनरल स्टडीज का जो सिलेबस है हमारे सिलेबस से लगभग, जहाँ कहीं 60%, कहीं 70%, कहीं 80% मैच करता है, वहां पे आजकल पिछले 1-2 साल में ये ट्रेंड हुआ है कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अदरवाइज तो पहले राष्ट्रपति का ऑर्डिनेंस है, राष्ट्रपति की पावर है, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते थे, पर अब ये भी पूछे जाने लगे हैं। तो आप इसमें भी अवेयर रहिएगा और हम तो आपको ये इस तरीके की चीजें करवाएंगे ही, आप अपनी तरफ से भी कीजिएगा। जैसे पहले यूपीएससी का एग्जाम लगता था, यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम, जो स्क्रीनिंग एग्जाम है, उसमें स्पोर्ट्स के क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन आजकल पिछले 2-3 साल से स्पोर्ट्स के 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल स्टडीज के पेपर में। तो एग्जाम का धीरे धीरे ट्रेंड पैटर्न क्वेश्चनों का चेंज हो रहा है, सिलेबस सेम है। 12वें राष्ट्रपति की बात करें, ये थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, 2007 से 12। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है? इनमें से कौन सा कंप्यूटर का जो संचालन है उसको कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किया गया है? जो कंप्यूटर का संचालन है इसको नियंत्रित करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में तो आप ऑनलाइन कुछ जैसे कुछ ग्राफिक्स वगैरह हो गई, इस तरीके की चीजें, कुछ एडिट करना, कुछ इस तरीके के काम कर सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, लेकिन कंप्यूटर का जो संचालन है उसको कंट्रोल करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेज हैं। एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट डे, जैसे महिला दिवस, साक्षरता दिवस या फिर एनवायरमेंट डे, इस तरीके के क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपके किसी भी शिफ्ट में पूछ लिया जाता है। एक दिन में 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है और 2-3 दिन, पिछली बार 3 बार में एग्जाम हुआ था। प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया था? प्रथम जो पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है ये कब मनाया गया था? ये ऐसा पहली बार है, और जैसा मैंने बताया आपको पहले, हम डिस्कस कर चुके, अगर आप रेगुलर विजिट कर रहे हैं तो चाहे किसी चीज के 25 साल हुए हों, 50 साल हुए हों, 75 ईयर हुए हों या 100 ईयर हुए हो, उस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, और जिसमें ये तो पहला है। तो प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? ये अभी रिसेंटली मनाया गया था 23 अगस्त 2024 को, नई दिल्ली में जो भारत मंडपम है वहां पे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में इसने आयोजन हुआ था, इसमें पार्टिसिपेट भी किया था। और ये क्यों मनाया जाता है 23 अगस्त को? 23 अगस्त को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो मून पे विक्रम लैंडर का जो सक्सेसफुल लैंडिंग हुआ था, पहले जो हमने मून मिशन था, ये चंद्रयान मिशन था, ये सक्सेसफुल लैंड नहीं हुआ था विक्रम लैंडर, लेकिन इस बार हुआ। तो ये 23 अगस्त को हुआ था, इसीलिए सफलतापूर्वक उतरने की याद में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। 20 का करेक्ट आंसर है। प्रज्ञान रोवर था और विक्रम लैंडर था, ये ध्यान रखना आप। राष्ट्रीय गोकुल मिशन किससे संबंधित है? राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, ये किससे संबंधित है? अभी रिसेंटली पिछले बजट की बात करें या आने वाले जो बजट है या इकोनॉमिक सर्वे है, उसमें इसको काफी हाईलाइट किया गया है। ये जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है इस पे काफी फोकस किया जा रहा है, और पिछली बार भी बजट का एक क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, इस बार भी एक क्वेश्चन लगभग बजट का 2 शिफ्ट में था, तो इस बार भी बजट से पूछा जा सकता है। वो किस तरीके का आएगा, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं हम करवाएंगे। राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत हुई थी 2014 में, और जो देसी गाय हैं, गोजातीय नस्लों का विकास हो, उनका संरक्षण हो, उसके लिए लागू किया गया था ये। इसमें शुरू में इतना बजट नहीं था, लेकिन अब इसका बजट काफी हो चुका है। जैसे 2021 से 26 के ही बजट की हम बात करें, 2021 से 26 इसके लिए लगभग 2500 करोड़ का बजट है। राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना है, उसके तहत आता है। कई बार इस तरीके से पूछा जाता है कि किससे संबंधित है, तो ये मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का है। कंपाइलर किसी प्रोग्राम को किस में ट्रांसलेट करता है, परिवर्तित करता है, किस में चेंज करता है? कंपाइलर है वो एक कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है। क्या करता है? सोर्स कोड टू ऑब्जेक्ट कोड। कोई सोर्स कोड है उसको ऑब्जेक्ट कोड में ये बदल देता है। या फिर सिंपल समझने के लिए दूसरे शब्दों में हम कहें तो ये हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है,
हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करता है। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है कंपाइलर, या फिर हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? बाइनरी लैंग्वेज। इसके अलावा जो प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट बनाने के लिए भी ये स्टेप जरूरी है इसका। किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है तो उसको कंपाइलर है जो उसका ट्रांसलेटर करता है। ये एग्जीक्यूशन का एक स्टेप है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है। कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है और उसी को मशीन लैंग्वेज कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बाइनरी लैंग्वेज। सिंधु जल संधि के तहत निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत का विशेष उपयोग करने के लिए आवंटित की गई है? इंडस वाटर ट्रीटी, इस पे रिव्यू लेटर भेजा था पाकिस्तान को और ये खुद उसका यूज नहीं ले रहा है और इधर से भी यूज नहीं लेने देता है। वर्ल्ड बैंक चला जाता है बार बार पाकिस्तान, लेकिन इस बार उसको रिव्यू लेटर भेजा है क्योंकि भारत है जो इसमें एक तरफा चेंज करने जा रहा है, सोच रहा है। अब इसके तहत ये जो ट्रीटी है इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल संधि, इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो ईस्टर्न रिवर्स हैं वो इंडिया के लिए, इंडिया यूज करेगा उनका पानी, और जो वेस्टर्न रिवर्स हैं उनका पानी पाकिस्तान यूज करेगा। ईस्टर्न रिवर्स कौन सी है? पूर्वी नदियां रावी, व्यास और सतलज। रावी, व्यास और सतलज है, ये ईस्टर्न रिवर है। इसके अलावा सिंधु नदी है, चेनाब है, झेलम है, ये वेस्टर्न रिवर्स है। 6 नदियां हैं टोटल इसमें बड़ी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा रावी, व्यास और सतलुज, ये भारत को आवंटित की गई थी। बी इसका करेक्ट आंसर है। टेस्ट सीरीज से क्या है, आपका रेगुलरिटी बना रहता है। आप टेस्ट सीरीज को नोट्स पढ़ लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद जो प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं आपको प्रैक्टिस टेस्ट, उसमें आप प्रैक्टिस करते हैं, आपको पता चलता है कितना स्कोर आ रहा है, आपका क्या स्कोर है, या फिर किस सब्जेक्ट में आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो उसका आप रिवीजन कर सकते हैं, उसको अलग से फोकस कर सकते हैं, उस सब्जेक्ट पे नोट्स पढ़ सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, तो आपको इम्प्रूव करने के चांसेस रहते हैं। इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, या फिर आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, या आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेस्ट सीरीज का। ई दाखिल पोर्टल क्या है? ई दाखिल पोर्टल है, ये अब देश में सब जगह लागू हो गया है, इसलिए ये चर्चा में है। पहले सब जगह लागू नहीं था और आखिरी में ये लागू हुआ है लद्दाख में, तो अब ये सब जगह लागू हो गया, इसलिए चर्चा में। ई दाखिल क्या है? उपभोक्ताओं की शिकायत दर्ज करने के लिए एक ऑनलाइन मंच है। जो उपभोग करता है उनको घर से ही रजिस्टर कर सकते हैं, शिकायत दर्ज कर सकते हैं, और जो उनकी कंप्लेंट है उसको ट्रैक कर सकते हैं। इसके लिए ई दाखिल पोर्टल है। ई दाखिल पोर्टल पे कोई भी कंज्यूमर मामला है आपका, आप कोई चीज लेने जाते हैं या फिर उसमें आपको लगता है कि जो आपको डिलीवरी नहीं हुई है जिसके लिए आपने पे किया है, तो आप ई दाखिल में जा सकते हैं और वहीं ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करवा के और उस मामले को ट्रैक भी कर सकते हैं आप। उसके लिए आपको कुछ एविडेंस, कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, ऐसा नहीं है कि कंप्लेंट कर दी, ऐसे है। तो ई दाखिल उपभोक्ताओं के लिए शिकायत दर्ज करने का एक ऑनलाइन मंच है। आपसे पूछा जा सकता है ई दाखिल के अलावा ई जागृति, ई जागृति का पूछा जा सकता है। ई जागृति क्या है? ये आने वाला एक सिस्टम है। ई पोर्टल का जो एडवांस सिस्टम आएगा वो ई जागृति आएगा, और इसमें जो उपभोक्ताओं की शिकायतें हैं या जो उपभोक्ताओं के मामले हैं, जितने भी मामले, उनका जो मैनेजमेंट है उसको बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है ई जागृति को। उससे चाहे कम्युनिकेशन में सुधार हो, विवाद का समाधान है उसको समझना हो, उसको जल्दी करना हो, फाइल वगैरह की ट्रैकिंग करना हो, उसके लिए अब इसका एडवांस आ रहा है ई दाखिल का ई जागृति। या फिर इसी से संबंधित एक और प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में हो सकता है आपने पढ़ा हो, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ये है, इसको कहा जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोजन। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग है ये, और इसी ने ही, जो NCDRC है, इसी ने ही ई दाखिल लॉन्च किया था।
तो आपको ध्यान रखना है बी इसका करेक्ट आंसर है। रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन किन दो संस्थाओं के बीच एक संयुक्त उद्यम है? रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन ये एनएचपीसी और जो जेकेएसपीडीसी है, जम्मू कश्मीर राज्य ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, उसकी एक जॉइंट परियोजना है। रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का भी गठन किया है और ये वही है एनएचपीसी और जेकेएसपीडीसी। बी इसका सही आंसर है। ये अभी चर्चा में 850 मेगावाट की एक रतले जल विद्युत परियोजना के लिए इसका गठन किया था और ये सब जो हमने ऊपर पढ़ा वो सिंधु वाटर इसी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़ा हुआ है। घटनाओं पर विचार करना है और सही क्रम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। एक क्वेश्चन आप मान के चलिए ऐसा आपको मॉडर्न हिस्ट्री से मिलेगा, या जो नेशनल मूवमेंट है मॉडर्न हिस्ट्री है उसका एक क्वेश्चन मिलेगा और ये एक क्वेश्चन हमारे टेस्ट में भी आपको रेगुलर देखने को मिलेगा इस तरीके का। पहला गोलमेज सम्मेलन ये कब हुआ? नवंबर 1930 को लंदन में शुरू हुआ था पहला गोलमेज सम्मेलन, 12 नवंबर 1930 को। पाकिस्तान की घोषणा की बात करें तो पाकिस्तान डिक्लेरेशन ये एक पत्र था, पाकिस्तान डिक्लेरेशन नामक पत्र आया था 28 जनवरी 1930 को, 28 जनवरी 1933 को आया था एक्चुअली ये 1933। फिर हम बात करें गांधी इरविन पैक्ट की, तो गांधी इरविन पैक्ट क्या है? ये मार्च 1931 का है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पे हस्ताक्षर हुए थे और जो पूना पैक्ट है, पूना समझौते पे हस्ताक्षर हुए थे सितंबर 1932, 24 सितंबर 1932 को। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा, ये इसका सही करेक्ट आंसर आएगा। जॉन डीवी ने कौन सा सिद्धांत दिया है? जॉन डीवी का सिद्धांत व्यवहारवाद ने, ये जो जॉन डीवी का सिद्धांत है शिक्षा के सिद्धांत में योगदान दिया था, जिसमें डीवी ने इस बात पे जोर दिया कि अगर स्टूडेंट याद करने के बजाय सीखता है, या इसी प्रकार जैसे जॉन डीवी प्रगतिशील शिक्षा सिद्धांत की बात करते हैं, जो व्याख्यान में या पढ़ने के जो असाइनमेंट के बजाय स्टूडेंट सेंट्रिक जो एक्टिविटी है उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और ये क्वेश्चन इसलिए भी करवाया जा रहा है क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें काफी चीजें ऐसी ही है, स्टूडेंट सेंट्रिक या फिर प्रगतिशील शिक्षा सिद्धांत, शिक्षा का सिद्धांत। और ये हमारे सिलेबस में भी है टीचिंग रिसर्च। निम्नलिखित में से तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तत्वबोधिनी सभा है, इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी और ये अक्टूबर 1839 को, 6 अक्टूबर 1839 को तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हुई थी। और इस सभा का उद्देश्य धार्मिक विषयों पे चिंतन करना और उसके अकॉर्डिंग ही जो उपनिषद हैं, उपनिषदों का सार करना, उनका प्रसार करना। और बाद में 1859 में तत्वबोधिनी सभा को ब्रह्मो समाज में विलय कर दिया गया था। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी 1839 में, 6 अक्टूबर 1839 को कलकत्ता में। धार्मिक विषय हैं उन पे चिंतन करना, उपनिषद हैं उनका सार प्रसार करना, और बाद में 1859 में इसको ब्रह्मो समाज में विलय कर लिया गया था। पैरा ओलंपिक पर पेरिस 2024 में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या कितनी थी? एक तो हुआ है पेरिस ओलंपिक 2024 में। पेरिस ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल भारत के पास आया है 0। लेकिन पैरा ओलंपिक की बात करें, वही पेरिस और वही गोल्ड मेडल, तो पेरिस में जो पैरा ओलंपिक हुए हैं उसमें भारत ने 7 गोल्ड मेडल जीते थे, 9 सिल्वर मेडल जीते थे और 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे पैरा ओलंपिक में। जबकि जो पेरिस 24 हुआ है उसमें कोई गोल्ड मेडल नहीं था। पैरा ओलंपिक में 7 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर मेडल और 13 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। आप ये
जरूर ध्यान रखिएगा। 108वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जो 108वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, ये किससे संबंधित था? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ये थ्रू आउट चर्चा में रहा है और आने वाले कई सालों तक, इवन 2029 तक तो ये चर्चा में रहेगा। सोशली, पॉलिटिकली, ये किसी भी तरीके से समझ सकते हैं आप, 2029 तक ये चर्चा में रहेगा। 108वां संविधान संशोधन, और ये था संसद में, और जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं उनमें महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करना। 33% जो रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए पार्लियामेंट में और राज्य की विधानसभाओं में, ये 108वां संविधान संशोधन था। सी इसका करेक्ट आंसर है। आप इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेस्ट सीरीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए और अब दिन रात तैयारी में लग जाइए। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है, आपको ये इवनिंग में सेंड कर दिया जाएगा आपके ईमेल पे। और भी कोई क्वेरी है तो आप निसंकोच कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।